आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन के बारे में। रिजोल्यूशन जो है इसके बारे में हमने कई बार सुना है। जैसे जब भी हम लोग कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल कैमरे के रिजोल्यूशन के बारे में पता करते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि अगर रिजोल्यूशन अच्छा है इसका मतलब है कि उसमें पिक्चर क्लैरिटी जो है वो अच्छी आएगी। ठीक, तो जिस तरह से मोबाइल कैमरे का रेजोल्यूशन पावर होता है वैसे ही हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन पावर होता है। जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, है ना। तो हम लोग आज वही समझने वाले हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है। तो कैमरे का रेजोल्यूशन अलग है और जो हम लोग किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया या टेलीस्कोप हो गया, उसके रेजोल्यूशन पावर का मतलब ये है कि दो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर पास में रखे गए हों, जैसे कि स्टार्स हैं। आसमान में जब हम लोग स्टार्स को देखते हैं, अगर स्टार्स काफी क्लोज होते हैं तो देखने पर हो सकता है कि दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जैसा वो नहीं दिखे, है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता है ऑब्जेक्ट को, और वो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है अगर वो ओवरलैप कर गया तो वो दोनों स्टार जो है हमें अलग अलग नहीं दिखाई देते बल्कि एक में मिक्स होते हुए दिखाई देते हैं, है ना। तो रिजोल्यूशन का मतलब यहां पर यह होता है कि व्हेन टू ब्राइट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोज to each other are seen by naked eyes or by optical instruments, then they may or may not appear as two separate distinct objects. Due to overlapping of diffraction pattern, है ना। डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो ओवरलैपिंग होती है उसकी वजह से हो सकता है कि वो सेपरेट ऑब्जेक्ट जैसे नहीं दिखे, लेकिन जब सेपरेट दिखने लगेंगे तो उसी को कहेंगे कि रिजोल्यूशन हो गया, रिजोल्यूशन अच्छा है ना। When they appear as distinct object, then it is called resolution। मतलब कि ये रिजोल्यूशन हो गया, मतलब सेपरेट ऑब्जेक्ट जैसे दिखने लगे। अब इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न का क्या काम है, इसको समझने के लिए हम लोग एक फिगर समझते हैं। एक्चुअली में हमने डिफ्रैक्शन के बारे में पहले पढ़ा है ना। यहां पर हम लोग देखेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फॉर सर्कुलर एपर्चर, उसके लिए देखेंगे कि यहां पर हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, पॉइंट तो हमेशा सर्कुलर ही होता है, तो उसके डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में देखेंगे। जैसे देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा स्लीट है, एक्चुअली में सर्कुलर होल है यहाँ पर छोटा सा, है ना। हमने कहा था कि डिफ्रैक्शन तब होता है जब जो स्लीट है या ऑब्स्टेकल है उसका साइज वेवलेंथ से कंपेरेबल हो, यानी यहाँ पर जो होल है वो छोटा होना चाहिए। वो छोटा सा होल है जिसका जो डायमीटर है वो मान लिया हमने कैपिटल डी है, इस होल का डायमीटर है कैपिटल डी, और इसके आगे यहां पर एक स्क्रीन है। ठीक, तो स्क्रीन पर देखेंगे बीच में ये सेंट्रल फ्रिंज है, या कह सकते हैं कि ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ये
जो बिल्कुल वाइट दिख रहा है, तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो गया। उसके बीच में आप देखेंगे ये यहाँ पर ब्राइट नहीं है, ये व्हाइट नहीं है, यानी कि ये डार्क फ्रिंज हो गया। फिर आ गया, फिर ब्राइट आ गया, उसके आगे फिर डार्क आएगा। तो इस तरह से अल्टरनेट ब्राइट डार्क बनते रहते हैं, ठीक। और ये जो सेंट्रल फ्रिंज है बिल्कुल सर्कुलर है, इसको हम लोग कहते हैं, जो बीच वाला है इसको कहते हैं ब्राइट डिस्क, है ना, ब्राइट डिस्क कहते हैं। और ये जो बीच में गैप दिख रहा है, यहां पर डार्क जैसा दिख रहा है, इसको कहते हैं फर्स्ट डार्क रिंग, ठीक है। इस डार्क रिंग का जो रेडियस होता है ना, इसका जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग, ये हम लोग लिखते हैं। इसको निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको डिराइव नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये सेंट्रल फ्रिंज है, ये बिल्कुल सेंट्रल लाइन है, ऐसे समझें सेंट्रल लाइन है, और जो ब्राइट फ्रिंज है वो यहां से यहां तक फैला हुआ है, मतलब यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये रेडियस हो जाएगा r, ये हाइट है यहां से यहां तक, ये हो जाएगा r, रेडियस ऑफ ब्राइट डिस्क कर सकते हैं, या रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग भी कर सकते हैं इसको। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको हमने मान लिया x है, ठीक है, और ये है कैपिटल D। तो अब देखेंगे कि यहां से एक मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है इस सर्कुलर होल तक, तो ये एंगल मान लिया हमने कि θ1 है। θ1 का मतलब फर्स्ट डार्क रिंग के लिए जो है, फर्स्ट डार्क रिंग यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये θ1 है, तो एक फॉर्मूला होता है sin θ1 इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। ये फ्राउनहोफर का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना, ये आता है। अब चूंकि हमने कहा कि ये तो बहुत छोटा सा होता है, ये भी छोटा ही है, पहले वाले हम लोग ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, सेंट्रल फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो θ1 बहुत छोटा होगा। θ1 छोटा होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं tan θ1, यह आएगा 1.22 लैम्डा बाई डी। और इसमें देखेंगे tan θ1 क्या आएगा, रेडियस r और डिवाइडेड बाई ये x, है ना। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये रेडियस r जो है हाइट का काम करेगा, और ये जो x है ये बेस का काम करेगा, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये एंगल है θ1। तो tan θ1 की वैल्यू निकालेंगे तो r बाई x आ जाएगा यहाँ से, है ना, ये आ जाएगा r बाई x। तो यहाँ से इस r की वैल्यू निकालेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगा 1.22 लैम्डा इंटू x डिवाइडेड बाई डी, ठीक। जिस तरह का ब्राइट डिस्क यहां पर बन रहा है डिफ्रैक्शन के कारण से, उसी तरह से जब दो पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाता है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के जो इमेज हैं, इमेज के पोजीशन पर भी वैसा ही ब्राइट डिस्क जो है ऐसा बनते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं कहूं कि ये एक पॉइंट का इमेज बनना था, एक ये बनना था, ठीक है। तो जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो सिर्फ यहीं पर नहीं रहती, बल्कि वो स्प्रेड हो जाती है डिफ्रैक्शन की वजह से, जिससे कि इनका ब्राइट डिस्क जो है वो साइज में काफी बड़ा होता है। अब देखेंगे कि ये जो इमेज था, इस इमेज के आसपास ये ब्राइट डिस्क बन गया इतना बड़ा सा, है ना। उसी तरह से इस इमेज के आसपास भी इतना बड़ा सा इमेज बन गया, ठीक। अब ये जो दो इमेज थे, एक्चुअली में हम दो ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, वो ऑब्जेक्ट हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में दिखेंगे तो उनका इमेज ही दिखेगा हमें, है ना। तो वो इमेज कहें या दोनों ऑब्जेक्ट कहें, वो दोनों सेपरेट दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, वो डिपेंड करता है कि जो ब्राइट डिस्क हैं इनके बीच का सेपरेशन क्या है ना। एक साइंटिस्ट था जिसने ये क्राइटेरिया बताया कि दो ऑब्जेक्ट जिनको हम लोग किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं, उनको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जैसा देखने के लिए उनके ब्राइट डिस्क के सेंटर्स के बीच में क्या सेपरेशन होना चाहिए। तो वो जो क्राइटेरिया है उसको अभी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, है ना। अभी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर सीन एज डिस्टिंक्ट object
or not, it depends on separation between the centers of their bright disk. है ना? तो वो जो क्राइटेरिया है उसको अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसमें 3 तरह का क्राइटेरिया बताया कि कितना सेपरेशन होगा तो अनरिजॉल्व रहेगा। अनरिजॉल्व का मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। एक होता है जस्ट रिजॉल्व, मतलब जस्ट अलग अलग दिखना शुरू होंगे, और वेल रिजॉल्व का मतलब कि परफेक्टली जो है सेपरेट ऑब्जेक्ट जैसा दिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे जस्ट रिजॉल्व वाला केस, है ना। जस्ट रिजॉल्व में हम लोग देखेंगे कि जैसे 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो एक का ब्राइट डिस्क जो है वो ये हो गया, इसका सेंटर यहाँ पर है ना, और जो दूसरा ब्राइट डिस्क है उसका सेंटर यहाँ पर है, कुछ इस तरह से। ठीक, एक ब्राइट डिस्क हो गया ये और दूसरा ब्राइट डिस्क हो गया ये। तो जैसे ब्राइट डिस्क है, इस ब्राइट डिस्क के लिए अगर इंटेंसिटी का ग्राफ बनाए तो ये जो ब्राइट डिस्क है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है ना। तो इसकी इंटेंसिटी का ग्राफ दिखाना हो तो बिल्कुल सेंटर पर इंटेंसिटी जो सबसे ज्यादा होती है, जैसे यहां पर भी हम लोग कहते हैं कि बीच में इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, जैसे जैसे ज्यादा इंटेंसिटी है तो ये पूरा ब्राइट फ्रिंज, लेकिन इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे इसकी तरफ सर्कमफेरेंस की तरफ जाते जाएगा इंटेंसिटी थोड़ी कम होती जाएगी। यहाँ पर चूंकि डार्क वाला फ्रिंज बनता है तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा कुछ इस तरह से, है ना। और ये वाला जो ब्राइट डिस्क है इसके लिए इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही आएगा, यहां पर सबसे ज्यादा होगा, है ना। ये वाला यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है। ठीक, तो दोनों के सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है ये होना चाहिए, जो फर्स्ट डार्क रिंग है, यहां पर फर्स्ट डार्क रिंग जो है उसका रेडियस मैंने यहां पर बताया है ना। अगर इसके बराबर होगा उनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन तो कहेंगे कि जस्ट रिजॉल्व हो गया। तो इसमें क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ ब्राइट डिस्क्स is equal to r, और मतलब कि रेडियस ऑफ फर्स्ट डार्क रिंग, ये कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो केस है इसको हम लोग कर सकते हैं वेल रिजॉल्व। वेल रिजॉल्व में क्या होगा कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इस r से बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि ये कहें कि एक ब्राइट डिस्क ये हो गया और दूसरा ब्राइट डिस्क जो है वो ये हो गया, ऐसे इसका सेंटर यहाँ पर और एक का सेंटर है यहाँ पर, है ना। तो इसमें अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसा आ गया। तो इसमें अगर इंटेंसिटी का ग्राफ बनाए तो देखेंगे कि ये वाला यहाँ तक फैला हुआ है ना। तो इसमें इंटेंसिटी का ग्राफ आएगा ऐसा, और इसके केस में ग्राफ जो ब्राइट डिस्क है वो यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड हो रखा है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो आएगी कुछ ऐसे। मतलब इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा होगा, लेकिन ये जो ओवरलैपिंग है बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें ओवरलैपिंग कितना था, सेंटर के बीच का सेपरेशन के बराबर, इसमें ओवरलैपिंग जो है वो काफ़ी कम है। तो इनके सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है ये सेपरेशन जो है अगर मान लिया जाए एस है, दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब कि फर्स्ट डार्क रिंग का जो रेडियस होता है उससे ज्यादा होगा तो वेल रिजॉल्व कहेंगे। सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ
bright disk is greater than radius of first dark ring, ठीक है। और तीसरा केस होता है अनरिजॉल्व्ड का। अनरिजॉल्व्ड का मतलब हुआ कि ये सेपरेट ऑब्जेक्ट जैसे नहीं दिखेंगे, है ना। उस केस में अगर डायग्राम बनाएं, यहां बना देता हूं मैं, जैसे ये हो गया एक ब्राइट डिस्क और जो दूसरा ब्राइट डिस्क है वो ये हो गया, है ना। तो ऐसे समझ सकते, इसका सेंटर यहां पर, इसका सेंटर यहां पर। तो इस केस में क्या है कि अगर मैं इसका इंटेंसिटी ग्राफ बनाऊं तो इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो इधर आ जाएगा। इसके इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो इधर आ जाएगा। मतलब इनके सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है यस, वो लेस देन कैपिटल आर हो गया, ठीक है। यहां पर तो क्या देखेंगे कि जो ओवरलैपिंग था वो आर के बराबर था। इसमें जो ओवरलैपिंग है वो आर से बड़ा है। ओवरलैपिंग यहां से यहां तक है, आर तो सिर्फ इतना ही हुआ, है ना। तो ओवरलैपिंग है वो आर से बड़ा है, ठीक है। ओवरलैपिंग यहां पर ज्यादा है, सेपरेशन जो है वो रेडियस से कम है। यहां पर ओवरलैपिंग बहुत ही कम है जब हम बात करेंगे वेल रिजॉल्व की। तो अनरिजॉल्व का मतलब ये हुआ कि सेपरेशन बिटवीन centers of bright disk is smaller than radius of first dark ring, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट क्राइटेरिया है। किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो इमेज बनेंगे वो क्लियरली अलग अलग दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये तीन जो है केस पर डिपेंड करता है। अगर क्लियर दिखना हो तो वेल रिजॉल्व्ड होना चाहिए, जस्ट क्लियर दिख रहा हो तो जस्ट रिजॉल्व होना चाहिए, या अलग अलग नहीं दिखना हो तो ये अनरिजॉल्व्ड होना चाहिए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं ये रिजोल्यूशन से रिलेटेड है और एनसीईआरटी में सोल्व एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है। इसमें पूछा गया है, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, व्हाट इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव लेंस हैज अ डायमीटर ऑफ 100 इंच। तो जैसे ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका डायमीटर d है ना, तो d का वैल्यू 100 इंच दिया गया है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2.54 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इतना ये सेंटीमीटर में आ गया। इसको चाहे तो हम लोग मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये होगा 254 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ा है रेजोल्यूशन के लिए, टेलीस्कोप के केस में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो थीटा है, जो एंगुलर विड्थ बोलते हैं या एंगुलर सेपरेशन बोलते हैं, ये दोनों जो सेंट्रल डिस्क का पैटर्न है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये एंगुलर सेपरेशन है। इसको हम लिखते हैं 1.22 लैम्डा बाई डी। तो यह आएगा 1.22, जो लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है, तो इसको मैं 6000 × 10⁻10 मीटर में लिख सकता हूँ। और ये जो d है इसका वैल्यू हो जाएगा 254 × 10⁻²। जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 2.9 × 10⁻7 रेडियन, है ना। ध्यान रखना है ये एंगुलर सेपरेशन है। इतना एंगुलर सेपरेशन होगा तब जाकर के जस्ट ये रिजोल्व करता है, दो सेपरेट जो है ऑब्जेक्ट जैसे इनको दिखाता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जो लाइट रे होता है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा कि जब लाइट रे आगे जाता है तो वो स्प्रेड होता है।
क्योंकि जो लाइट है उसका वेव फ्रंट जो है वो छोटे छोटे डिफरेंट सोर्सेज का काम करता है और वहाँ से लाइट जो है स्प्रेड होने लगता है। ठीक है, तो अगर ये लाइट स्प्रेड हो रहा है फिर तो हमेशा स्ट्रेट पाथ पर नहीं ट्रेवल कर रहा है, यानी वहाँ पर जो है जब बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगेगा तो फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जो थ्योरी है, जो रे ऑप्टिक्स की थ्योरी, वो वैलिड नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं एक लिमिट होगा, एक बाउंड्री होगी जहाँ तक जो है वो रे ऑप्टिक्स वैलिड होगा, या ये हम लोग वहाँ तक ये मान सकते हैं कि लाइट रे स्ट्रेट पाथ पर ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ तक रे ऑप्टिक्स को जो है वैलिड माना जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि डिफ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा, अगर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो होता है, ये छोटा सा एक स्लिट है या होल है जिसका साइड, जिसका लेंथ मैंने मान लिया a है ना, यहाँ पर कोई पैरेलल बीम आ रहा था, तो यहाँ से जब ये लाइट जाता है तो डिफ्रैक्शन की वजह से ये स्प्रेड होता है और यहाँ पर जो है ये ब्राइट डिस्क बनता है ना, ब्राइट डिस्क बनता है जिसका डायमीटर है 2r। मैं ये मान लेता हूँ कि यहाँ से z डिस्टेंस पर ये ब्राइट डिस्क है जिसका डायमीटर है 2r। तो अगर इसको ऐसे माना जाए, ये डिस्टेंस का भी मैं लार्ज मान के चल रहा हूँ, तो जैसे ये होता है किसी भी सर्किल में ये आर्क लेंथ, ये थीटा और ये रेडियस है ना, r इंटू थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ होता है। तो इसको मैं आर्क लेंथ मान लेता हूँ, है ना, इसको आर्क लेंथ मान लेता हूँ और इसको ये जो z है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको एक तरह से रेडियस जैसा मान लेता हूँ। तो r, थीटा और एस में एक रिलेशन आएगा, क्या आएगा, ये हो गया आर्क लेंथ 2r और z ये डिस्टेंस हो गया रेडियस इंटू थीटा। ठीक, हमने ये पढ़ा कि ये जो ब्राइट डिस्क है उसके लिए एंगुलर जो फ्रिंज विड्थ होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम लोग कैसे लिखते हैं, लैम्डा बाई a। लैम्डा जो है वेवलेंथ है और ये है इस होल का एपर्चर है या साइज है। ठीक है, तो ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है थीटा, इसको हम लोग लैम्डा बाई ए लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं लैम्डा बाई ए रखता हूँ तो ये हो जाएगा जेड इंटू लैम्डा बाई ए। ठीक, तो हमने क्या देखा कि ये जो बीम है यहाँ से बिल्कुल पैरेलल जा रहा था। इस बीम का डायमीटर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तक तो ए था, लेकिन इधर जाकर के ये स्प्रेड होने लगा है। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना दूर जाने के बाद ये इसका जो बीम का जो विड्थ है वो ए बना रहेगा। ठीक है, दिस विड्थ इज इक्वल टू बीम विड्थ। ये जो विड्थ है 2r ब्राइट डिस्क का, यहाँ पर क्या लिखा हमने, लिखा आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस z, यहाँ से z डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद द बीम एक्वायर्स अ विड्थ, इस बीम का विड्थ इतना हो गया है ना। ये बीम का विड्थ 2r है और 2r को मैंने इस फॉर्मूले से z यानी कि रेडियस एक तरह से इंटू थीटा एंगुलर विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाला। अब ये जो विड्थ है ये इस a के इक्वल कहाँ पर होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। दिस विड्थ इज इक्वल टू बीम विड्थ, बीम विड्थ यहाँ पर था a, तो उसके इक्वल कब होगा, तो मैं 2r का वैल्यू a के इक्वल रख देता हूँ। a इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू जेड लैम्डा बाई ए। तो यहाँ से z का वैल्यू अगर निकालेंगे, इसको मैं इससे इक्वेट करूँगा तो z का वैल्यू क्या आएगा, a स्क्वायर बाई लैम्डा, है ना। तो ये z एक ऐसा डिस्टेंस आया कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इस बीम का जो विड्थ है वो a के इक्वल होगा, यानी जो स्लिट विड्थ है उसके इक्वल आएगा। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है फ्रेजनेल डिस्टेंस, ZF इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई लैम्डा, है ना। मतलब जो बीम है, जो स्लिट है, स्लिट से इतना डिस्टेंस जाने के बाद जो बीम का विड्थ है वो वापस a हो जाता है। अगर इससे कम डिस्टेंस पर रहेंगे तो जो स्प्रेड हो रहा है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है। मतलब सही तरीके से बोलें तो ए विड्थ था, वहाँ भी इतने डिस्टेंस पर भी ए विड्थ ही रहेगा, लेकिन जैसे उसके आगे जाएंगे तो वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली वहाँ पर काम करने लगेगा और लाइट रे फिर स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स कब तक वैलिड माना जाएगा, रे ऑप्टिक्स जो है इतना डिस्टेंस तक वैलिड माना जाएगा। मतलब जो स्लिट है, स्लिट से इतना डिस्टेंस आगे तक जो है वो लाइट रे को स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता हुआ माना जा सकता है। इसके बाद जो है वो स्प्रेड होने लगेगा।
तो फिर उसके बाद जो है वो उसको स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता हुआ नहीं माना जाएगा, फिर रे ऑप्टिक्स की जो थ्योरी है वो वैलिड नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसके बारे में, रे ऑप्टिक्स इज वैलिड अप टू अ डिस्टेंस ZF इज इक्वल टू a² फॉर डिस्टेंस Z ग्रेटर देन ZF, मतलब इससे बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा तो डिफ्रैक्शन कॉजेज डेविएशन इन लाइट रेज। जब डेविएशन होने लगेगा तो लाइट रे जो है वो स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल नहीं करेगा, और रे ऑप्टिक्स में हम लोग मानते हैं कि लाइट रे स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, तो वहां पर रे ऑप्टिक्स की थ्योरी जो है वो फेल होने लगेगी। ठीक, तो इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जो कि इसमें आप देखेंगे एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है। तो इस एग्जाम्पल में पूछा गया है, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन when aperture is 3 mm wide and the wavelength is 5000 angstrom। तो इसमें एक्चुअली में पूछा गया है कि वो जो फ्रेजनेल डिस्टेंस है वो कितना है, ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि इसी डिस्टेंस तक जो है वो रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली वैलिड होता है, थोड़ा थोड़ा तो कह सकते हैं कि डेविएशन होता ही है, लेकिन इस डिस्टेंस तक हम लोग ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता हुआ माना जा सकता है ना, इसीलिए अप्रोक्सीमेशन वर्ड यूज किया गया है। तो ZF जो है ये होता है a²/λ। यहाँ पर देखेंगे 3 मिलीमीटर दिया गया है एपर्चर साइज जो है, तो इसको मैं लिखूंगा 3 × 10⁻³ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ जो है ये दिया गया है 5000 एंगस्ट्रम, तो इसको लिखा जा सकता है 5 × 10⁻⁷ मीटर में आ गया है ना। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 मीटर, है ना। मतलब कि अगर 3 मिलीमीटर का स्लीट है, छोटा सा स्लीट है, तो यहाँ से 18 मीटर डिस्टेंस तक जो है लाइट रे को स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता हुआ माना जा सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है 18 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस है, स्लिट का जो विड्थ है बहुत ही कम है, तो उसके रिलेटिव में 18 मीटर जो है बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और इसलिए जो है ये माना जा सकता है काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक जो है रे ऑप्टिक्स वैलिड होता है। मतलब कि ये जो डिफ्रैक्शन है वो इनसिग्निफिकेंट होता है काफ़ी लार्ज डिस्टेंस तक।